जय हिंद दोस्तों, ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश की टेंशन इस चैनल पे आके हो जाती है ख़त्म। और स्पेशली अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो बाकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको इंग्लिश पढ़नी है। हमने इंग्लिश का एक बहुत ही प्यारा सा एक सेशन स्टार्ट किया था, बहुत एक अच्छी सी सीरीज स्टार्ट करी है 75 डेज कंप्लीट इंग्लिश चैलेंज, जिसमें वोकैबुलरी अलग से चल रही है, प्रैक्टिस अलग से चल रही है, सेक्शनल प्रैक्टिस अभी चल रही है, चैप्टर वाइज हो चुकी है। तो क्लास नंबर 47 है, जिसमें सेक्शनल जो प्रैक्टिस है वो है क्लोज टेस्ट की। तो क्लोज टेस्ट की एक क्लास आपकी हो चुकी है, दूसरी क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, बहुत ही एक सिस्टमेटिक ढंग से हमने पूरी की पूरी सीरीज को डिजाइन किया है। 75 डेज का पूरा प्रोसीजर मैंने आपको सबसे पहले दिन बता दिया था, ठीक है, कि कौन कौन से दिन हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा मैप आपके पास तैयार है। ठीक है, तो चलिए मेरे भाइयों शुरुआत करते हैं। ये स्पेशली एसएससी सीजीएल को टारगेट करेगा और उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डाले हैं। बाकी इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स आप देते हैं आप उनके लिए क्लासेस अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा टारगेट मेनली रहता है कि हम 1 से लेके 50 क्वेश्चन जो है एक क्लास में डिस्कस करें मिनिमम। ठीक है, कोशिश रहती है, अभी तक तो ये कोशिश टूटी नहीं है, हर क्लास में 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में फिर से 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्लोज टेस्ट आपके सामने है। इससे पिछली क्लास में हमने 10 क्लोज टेस्ट सॉल्व करे थे। 5 क्लासेस के अंदर आपके 50 क्लोज टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे सीजीएल 2022-21 में पूछे गए हैं, सीपीओ में पूछे गए हैं, सीएचएसएल में पूछे गए। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, अगर आप में से कोई इंस्टाग्राम यूज करता है तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम हमारा ओपन स्टडी के नाम से, जहां आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, चलो भाई पढ़ते चलेंगे साथ के साथ और ऑप्शंस देख के आंसर भी लगाते चलेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो ये है आपका प्रेपोजिशन चैप्टर का क्वेश्चन, जहां पे लिखा हुआ है टेलिंग समवन समथिंग। अगर किसी व्यक्ति को आप कुछ भी बता रहे हो, दैट यू एडमायर अबाउट दैम कैन बी कॉल्ड अ रैंडम एक्ट डैश काइंडनेस। अगर आप किसी को कुछ बता रहे हैं, ये क्या हो सकता है? कैन बी कॉल्ड, उसको आप कह सकते हैं अ रैंडम एक्ट डैश काइंडनेस, विद काइंडनेस, ऑफ काइंडनेस, इन या फ्रॉम। ऑब्वियसली किसी भी चीज पे अगर पोजीशन है, काइंडनेस का एक रैंडम एक्ट कह सकते हैं, तो पोजीशन के लिए हम क्या यूज करेंगे भाई? प्रीपोजिशन ऑफ यूज करेंगे। सिंपली पोजीशन के लिए क्या यूज करेंगे? ऑफ यूज करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा अ रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। ठीक है, अच्छाई का एक अचानक से एक एक्ट हो जाएगा ये आपके लिए। इट टेक्स ऑलमोस्ट नो डैश, इसमें क्या लगता है? इसमें कोई व्यवसाय लगेगा? इसमें किसी व्यवसाय की जरूरत नहीं है, किसी वर्क की जरूरत नहीं है, किसी अटेम्प्ट की जरूरत नहीं है, या किसी एफर्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मान लो कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है कि, है ना, दैट यू एडमायर अबाउट दैम कैन बी कॉल्ड, अगर आप किसी कोई कुछ भी बताता है तो हम उसका क्या कर सकते हैं? थोड़ी बहुत प्रशंसा कर सकते हैं। इसमें हमारा कुछ घटता नहीं। अगर आप किसी की तारीफ कर दोगे, प्रेज कर दोगे, एडमायर कर दोगे, तो उसमें आपका कुछ घटेगा नहीं, और कुछ घटेगा नहीं, इसी को हम कहते हैं कि इसमें कोई किसी भी तरह के स्पेशल एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे आपको क्या टिक करना है मेरे भाई? लॉजिकल क्वेश्चन है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपली। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका जो है एफर्ट आ जाएगा। इसमें क्या है कि कोई एफर्ट नहीं लगते। इट टेक्स ऑलमोस्ट नो एफर्ट येट इट पेज इनॉर्मस डिविडेंड्स। ठीक है, इसमें एफर्ट्स नहीं लगते, लेकिन इसके बदले आपको बहुत कुछ मिल सकता है। मतलब इंसान खुश हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है आपको भी थोड़ी बहुत खुशी मिले। ठीक है, मैनी पीपल डैश देयर एंटायर लाइफ्स, ज्यादातर लोग जो है वो अपनी पूरे जीवन को क्या कर चुके हैं, क्या करते हैं? स्पेंट, हैड स्पेंट। ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रामेटिकल क्वेश्चन है भाई। क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपकी ग्रामर के ऊपर कमांड होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? हाँ जी। तो हैव बीन स्पेंडिंग नहीं होगा, स्पेंड होगा। देखो स्पेंट हो जाएगा, कर चुके हैं। पहली बात, टेलिंग समवन, यहां पे आप देखोगे थोड़ा सा, देखो कैन भी लगा हुआ है। इट टेक्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो भाई ज्यादातर लोग, अब इसमें देखो पूरा अभी तक जो सिमेट्री है वो किस चीज की है? प्रेजेंट की है। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट ही बनाएंगे, स्पेंट नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि देखो यहाँ पे ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये सब प्रेजेंट है,
जब आधा सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो सिमेट्री आपकी प्रेजेंट में ही रहेगी, तो यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट है तो हमने लगा दिया स्पेंड। मैनी पीपल स्पेंड देयर एंटायर लाइफ्स विशिंग दैट अदर्स वुड डैश देम। वो इसी चीज को विश करने में अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं कि लोग हमें डैश करेंगे। क्या करेंगे? कन्फेस करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, एडमिट करेंगे या कंसीड करेंगे। देखो ये बहुत अच्छी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आज की दुनिया में लोग एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं, एक्ट कम करते हैं। हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें समझें, क्या हमने उनको समझा? लोग चाहते हैं कि वो हमें स्वीकार करें, क्या हमने उनको स्वीकार किया? लोग चाहते हैं हमारी प्रशंसा करें, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, क्या हमने किसी एक छोटे एफर्ट की प्रशंसा की किसी की? लोग हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो जाए, बट क्या कभी हमने सोचा है कि हमने उनके लिए क्या किया? किया है, करते हैं बहुत से लोग, लेकिन बहुत कम नंबर में लोग होते हैं, ऐसे कम परसेंटेज में होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, करने में बिलीव करते हैं, ना कि एक्सपेक्टेशन में। एक्सपेक्ट हर किसी को करती है। आज मेरे अंदर गुरूर है यार, जब तक वो मेरे से बात नहीं करेगा मैं नहीं करूंगा, जब तक वो मुझे नहीं समझेगा, जब तक वो मुझे भाव नहीं देगा तब तक मैं नहीं दूंगा। इंसान के अंदर प्यार है बट बांटना नहीं चाह रहा, पता नहीं क्या कंडीशन रोक लेती है। प्यार है, इज्जत है, सब कुछ है, बट वो देने से पहले एक्सपेक्ट करता है, पहले उसके साथ होना चाहिए। धोखा देने से पहले नहीं सोचता है, लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए सोचता है कि यार मेरा क्या फायदा है इसमें। तो ये चीज आज के टाइम पे है लोगों के साथ। ऐसा नहीं कि लोगों के अंदर अच्छाइयां नहीं, अच्छे लोग नहीं है, सब कुछ है, प्यार भी है, अच्छाई भी है, सब कुछ है, बट एक्सपेक्ट पहले करते हैं एक्ट करने से, मतलब देने से पहले लेना चाहते हैं। है उनके पास भी सब कुछ, तो ये यहां पे लिखा हुआ है ना। वो चाहते हैं कि लोग हमें स्वीकार करें, एक्नॉलेज करते हैं, मतलब चीजों को पहले कोई एक्नॉलेज करे हमें, उसके बाद हम करेंगे एक्ट। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पे आपका लिखा हुआ एक्नॉलेज सही होगा, स्वीकारना होता है किसी भी चीज को, है ना, कि हमें कोई स्वीकारे, हमें कोई चीज जो उसको समझे, ऐसे कह सकते हैं ना। एक्नॉलेज का मतलब समझना होता है। कन्फेस तो किसी को कन्फेस करना होता है, कन्फेशन, किसी भी चीज को मान लेना कि हाँ हम ऐसे हैं, ऐसा करके। तो यहां पे हो जाएगा एक्नॉलेज। फिफ्थ वाले में क्या होगा? फोर्थ वाले में एक्नॉलेज हो गया, फिफ्थ वाले में क्या होगा? यहां आपका एक कंजंक्शन यूज करना है, एक्सपेक्टेशंस आर मोर फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। ज्यादातर एक्सपेक्टेशंस किससे होती हैं? फैमिली और फ्रेंड से होती हैं। ठीक है, और डैश इवन कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। ये कभी कभार क्या हो जाता है, स्ट्रेंजर्स से भी हमें मिल जाती है, ठीक है, और वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लग जाती है ना, वे जेन्युइन होते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हाउ एवर इवन कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स फील गुड। कई बार क्या होता है कि कोई अजनबी आके हमें थोड़ा सा अच्छा फील करा देता है, तारीफ करके या कुछ भी करके अच्छा सा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमें हाउ एवर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्लोज टेस्ट यानी कि 5 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देता हूं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहता है एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, अदर किसी एग्जाम के लिए, कंप्लीट इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश फाउंडेशन #15 आप ज्वाइन कर सकते हैं ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे। मिनिमम प्राइसेस, लाइफ टाइम वैलिडिटी, सब कुछ मिलता है इसमें ऑल इन वन। अगर रिकॉर्डेड चाहते हैं रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। अगर गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं एसएससी 2024 के लिए टारगेटेड, तो आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। आप कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा, यहीं रह के गाइडेंस में रह के आपको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। यहां पे देखोगे आप, ये जो एक कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी स्कूल में 10th 12th या आसपास उसी के, ठीक है, पोइट्री के अंदर ये कहानी होती है किसकी? पोर्सिया और डायना, है ना, और सिबिला, इनकी कहानी सुनी होगी। ठीक है, तो उसी पे एक छोटा सा क्लोज से आराम से आप बता सकते हो। पोर्सिया क्लेम्स दैट इवन इफ सी डैश टू लिव एज लॉन्ग एज सिबिला। वो क्लेम करती है पोर्सिया कि इवन इफ सी डैश, अब देखो वो क्लेम कर रही है कि इवन इफ, यहां पे जो इवन इफ है ना, इवन इफ ये एक इमेजिनरी सेंटेंस को दर्शाता है। ठीक है, यहां पे आपको इमेजिनेशन शो हो रही है, और जब भी सेंटेंस के अंदर इमेजिनेशन शो होती है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, हमें वहां पे वर यूज करना होता है। कि वो ये चाहती है कि वो जिए जितना सिविला जिए, ठीक है, एज लॉन्ग एज सिविला, सिविला की जितना जिए, तो वर आएगा यहाँ पे। ठीक है, इवन इफ, इसके लिए आपको कंजंक्शंस पढ़ने होंगे, एज इफ, एज दो, इवन इफ और वुड दैट, ये सब होते हैं, ये इमेजिनेशन को शो करते हैं। ठीक है ना, सी वुड डाई डैश डैश, सी वुड डाई एज डैश एज डायना,
तो एज रियल एज डायना, एज क्लियर, एज प्योर, एज प्लेन। जैसे डायना देखो वो इतना जीना चाह रही है सिविला के जितना, और ऐसे जीना चाहती है जैसे कौन, डायना। तो डायना कैसी है, यहाँ पे प्योर है। अब आगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्योर क्यों है डायना, बिकॉज सी कैन ओनली बी क्लेम्ड डैश द मैनर स्पेसिफाइड हर फादर्स विल, यानी कि उनके पिताजी की विल उन्होंने सिखाया उसके पिताजी ने डायना के अंदर। तो डायना प्योर है, अच्छे तरीके से उनकी विल पावर उसके अंदर है, मतलब जैसा पिताजी ने उनको सिखाया तो वैसे जीना चाहती है और उतना जीना चाहती है जितना सिविला, समझ रहे हो। तो यहाँ पे प्योर है, कौन है, डायना प्योर है, तो उसकी जितनी प्योर जीना चाहती है, उसी की मतलब प्योरिटी के साथ मरना चाहती है, ठीक है, ये उसकी ख्वाहिश है। बिकॉज सी कैन ओनली बी क्लेम्ड डैश, क्लेम्ड फ्रॉम द मैनर, थ्रू द मैनर, इन द मैनर, या इन द मैनर होगा, क्योंकि जिस तरह के मैनर्स उसके अंदर पिताजी ने डाले हैं उस तरह से ही वो मरना चाहती है, मतलब डायना के जैसे, समझ रहे हो ना। तो डायना प्योर होगी, उसके अंदर अच्छी परवरिश हुई है पिताजी के द्वारा, तो यहाँ पे प्योर होगा, यहाँ पे इन होगा, समझ में आ गया। 9th वाले में क्या भरोगे, सी डैश दैट, सी विल वरी दैट नोबडी वुड बी एबल। अब यहाँ पे वुड प्लस V1 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये भी देखो पूरा प्रेजेंट में बन रहा है कि किस में बन रहा है, चेक करो, है वरीज होगा, वरी होगा, हैज वरी या विल वरी। देखो विल वरी तो होगा नहीं, दो बार मॉडल वर्ब तो आएगा नहीं। हाँ, एक तरफ अगर मॉडल है तो एक तरफ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा वरीज, ठीक है, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। सी वरीज दैट नोबडी वुड बी एबल टू क्रैक डैश कास्केट टेस्ट, एक कास्केट टेस्ट, ठीक है, उसको कोई भी क्रैक नहीं कर सकता। वन या द कास्केट है, एक ये पर्टिकुलर है ना तो द आएगा, डेफिनेट आर्टिकल द आएगा यहाँ पे, द कास्केट टेस्ट को क्रैक नहीं कर सकता, इसके लिए जो है वो चिंतित होती है, उसको चिंता होती है, सी वरीज अबाउट, ठीक है, किसी चीज़ की, किस चीज़ के लिए, कास्केट टेस्ट के बारे में, ठीक है, कि कोई कर नहीं पाएगा, कोई भी उसको क्रैक नहीं कर सकता। तो यहाँ पे द लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल है, कास्केट टेस्ट, समझ गए ना। बस ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन, बहुत इजी तरीके से आप जो है, देखो अगर आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पे सर द ही क्यों आएगा, एन क्यों नहीं आ सकता, डेफिनेट ना हो ना, डेफिनेट आर्टिकल आएगा, बात खत्म। तो इसके लिए हमें सिर्फ याद दिलाना है, चीज़ों को समझना, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पे, ग्रामर, ग्रामर का यूज़ अगर अच्छे से आता है आपको, किसी भी तरह की जो है, एक ग्रामर एक सेंस, दो चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, सेंस मतलब मीनिंग, वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता है आपको तो सेंस आप मैच नहीं कर पाओगे, मैच नहीं कर पाओगे, गलत हो जाएगा, सिंपल है। आगे देखेंगे, लीविंग इज कार विद द वैलेट ही डैश द होटल एंड जॉइन द लार्ज क्राउड माइलिंग। देखो, लीविंग इज कार विद द वैलेट ही डैश द होटल, अब जैसे उसने वैलेट में अपनी कार छोड़ दी, अब वो कहाँ गया भाई, होटल के अंदर गया। तो जब भी वो होटल के अंदर जाएगा तो कौन सी वर्ब लगाओगे, एंटर्ड, इन्वेडेड या एक्सेस्ड या एडमिटेड, ऑब्वियसली एंटर्ड लगाओगे, जैसे उसने होटल में एंट्री करी, है ना। एंड जॉइंड द लार्ज क्राउड माइलिंग डैश, ज्वाइनिंग, और उसने ज्वाइन किया, क्या ज्वाइन किया, अ लार्ज क्राउड माइलिंग डैश, लार्ज क्राउड माइलिंग डैश, माइलिंग अबाउट, माइलिंग इनटू, माइलिंग सॉरी माइलिंग आउट या माइलिंग असाइड। देखो माइलिंग, क्राउड माइलिंग क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जहां पे आपको मशक्कत करके अंदर तक जाना पड़ रहा है, उसको क्राउड माइलिंग बोलते हैं। तो वहां पे इनटू ही यूज होगा, ठीक है ना। अगर एंटर होता, सॉरी एंटर होता तब तो इनटू नहीं आता, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है द लार्ज क्राउड इज माइलिंग एंड जॉइन द लार्ज अबाउट, ठीक है, माइलिंग अबाउट ही फाउंड, नहीं अबाउट तो नहीं होना चाहिए, लार्ज क्राउड माइलिंग अबाउट, माइलिंग अबाउट सही है, माइलिंग अबाउट होगा, इनटू नहीं होगा, माइलिंग अबाउट, अबाउट जो होता है वो अप्रोक्सीमिटी को शो करता है, तो वहां पे उस केस में यूज हुआ है, इनटू तो यूज होगा ही नहीं। आगे देखो, ही फाउंड अ बैच वेटिंग फॉर हिम डैश द रिसेप्शनिस्ट टेबल। अब देखो ये क्या है, रिसेप्शनिस्ट की टेबल, ये क्या हो गया, ये एक पॉइंट ऑफ प्लेस हो गया, क्या हो गया, पॉइंट ऑफ प्लेस। आपने प्रपोजिशंस के अंदर पढ़ा होगा कि पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए हम कौन सी प्रपोजिशन यूज करते हैं। सिंपली आप देखो, एपोस्ट्रोफी के बाद टेबल है, अब टेबल जो प्लेस हो गया, प्लेस के लिए आप क्या लगाओगे, ओवर या इन या एट या बाय, ऑब्वियसली एट लगाओगे, ठीक है, क्या लगाओगे भाई, एट द रिसेप्शनिस्ट टेबल एंड टुक हिज डैश, है ना, उसने, हाँ, और क्या लिया उसने, टुक हिज डैश, अपना क्या ले लिया, डैश ले लिया, इन द रेयर ऑफ हॉल, हॉल के सामने वाला डैश ले लिया, मतलब जैसे हॉल के सामने वाला क्या ले लिया, डैश ले लिया, क्या, स्टैंड, स्टैंड का क्या करेगा, कोच होता है, काउच होता है, हाँ काउच होता है, सोफा,
और लॉन्च होता है पूरा हॉल जो होता है, वो तो हॉल के सामने लॉन्च नहीं होगा, सीट होगा बैठने के लिए, ठीक है, सीट बैठने वाली, तो सीट इसमें होगा। सेंसिबल क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक नहीं लगेगा, मतलब लॉजिक लगेगा, रूल नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कोई ग्रामेटिकल रूल है, इसमें सेंस लगेगा, सेंस काम करता है। क्लोज टेस्ट में दो ही चीज़ें मैटर करती हैं, एक तो मीनिंग, चीज़ों का मीनिंग, उसी से सेंस बनेगा। अब आपको सबका मीनिंग पता है तो आपका सेंस बन जाएगा सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। हॉल के सामने क्या होगा, लॉन्च नहीं ना, काउच, काउच भी हो सकता है, बट सीट, अगर आपको बैठने के लिए क्या चाहिए, सीट ही तो चाहिए होगी, ठीक है, तो सीट आएगा। 15th में देखोगे क्या आएगा, व्हेन द प्लेस वॉज डैश द मॉडरेटर वेलकम्ड द क्राउड। जैसे ही वो पूरी जगह भर गई तो मॉडरेटर ने क्या किया, पूरे क्राउड को क्या किया, वेलकम किया। तो यहाँ पे फिल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिल्ड। जगह जो होता है लोगों से जब भर जाता है, कोई भी चीज़ है किसी चीज़ से भर गई, फिल्ड होगा, सिंपल, ठीक है। जब जगह भर गई, पैसिव वॉइस बना दिया, आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो वरना हम यहाँ पे फिल के साथ में एक प्रेपोजिशन भी लगा देते, ठीक है ना, फिल्ड विद, तो यहाँ पे हो जाएगा फिल्ड। स्टब्ड तो कोई भी चीज़ ऐसे दबा देते हैं, स्टब्ड अंदर भर देते हैं, वो होता है स्टब। पेटीज के अंदर भर देते हैं, बर्गर के अंदर भर देते हैं। कंप्लीटेड और एम्प्टी में से कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सिंपल इजी से जो है आपके क्लोज टेस्ट हैं। आपने 3 क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लिया, आपको पता भी नहीं चला, और अगर पता चल रहा है आपको टफ लग रहा है, कठिनाई हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप पहली बार क्लास देख रहे हैं, आपको जीरो आइडिया है क्लोज टेस्ट का। और जीरो आइडिया वालों के लिए क्लोज टेस्ट सीधे नहीं पढ़ने होते, उनको पहले ग्रामेटिकल नॉलेज, वोकैबुलरी की नॉलेज और जनरल इंग्लिश की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप डायरेक्टली कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ही हार्डली समझ में आएगा, है ना, क्योंकि मेरी चीज़ें ही समझ में नहीं आएगी, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, कैसे सॉल्व करना होता है, पूरा तरीका ही नहीं पता है। तो पहले थोड़ा सा इसके साथ फेमिलियर हो जाओ कुछ दिनों में, ठीक है, या पहली क्लास देख लिया करो, स्ट्रैटेजी देख लिया करो। और हालांकि समझ में आना ऐसा नहीं है कि आज की क्लास समझ में नहीं आएगी, आप डायरेक्ट देखोगे तो आएगी, बट उसके लिए जनरल इंग्लिश नॉलेज तो होनी चाहिए। और अगर वो है तो ऑब्वियसली आ रहा होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। अगर ये टफ लग रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बहुत ईजी चीज़ है कि नहीं। हाँ, और अगर फिर भी नहीं आ रहा, मान लो सर मैं पढ़ भी रहा हूँ फिर भी मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो फिर थोड़ा सा वेट करो, आप रेगुलर रहो इनके साथ। सिंपल एक ही सॉल्यूशन है, लगातार बने रहो इनके साथ, लगातार करते रहो करते रहो करते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा कि इन सब चीज़ों के साथ आप फेमिलियर हो जाओगे, मज़ा आने लगेगा, अपने आप ठीक होने लगेंगे। टाइम देना पड़ता है थोड़ा सा। आयरनिकली द डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू डैश फ्लड्स। देखो डैम्स किस लिए बनाए जाते हैं, टू डैश फ्लड्स। फ्लड्स को क्या करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए। भाई फ्लड को कैसे डोमिनेट कर लोगे आप, पानी के बहाव को डोमिनेट करना होता है, किसी पे अपना आधिपत्य जमा लेना, राज करना, है ना, उस पर अपना कब्जा करना। तो कब्जा थोड़ी ना करोगे यार, है, किसी भी बाढ़ पे आप कुछ नहीं कर सकते, कोई डोमिनेशन नहीं चलता है। बाढ़ को कंट्रोल किया जाता है, क्या किया जाता है मेरे भाई, कंट्रोल किया जाता है। रिड्यूस घटाने के लिए नहीं, रेसिस्ट भी कर सकते थे, लेकिन कंट्रोल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कंट्रोल का मतलब होता है चीज़ों पर नियंत्रण पाना। तो फ्लड पर नियंत्रण पाने के लिए ही तो हम डैम्स बनाते हैं। अचानक से बाढ़ आएगी तो हम ये बना देंगे बांध, ये पानी को रोक लेगा, सिंपल। हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स ड्यू टू sedimentation in the reservoir, the dash of water, what, the restraint of water, the collection of water, the release of water, the liberation of water, obviously the release of water, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ट्रिगर्ड फ्लड्स, जो फ्लड्स ट्रिगर्ड होती है ना, वो उनको कंट्रोल करने के लिए जो है डैम्स बनाए जाते हैं, ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वायर, जो भी रिजर्वायर होता है जहाँ पे संरक्षण होता है पानी का। द डैश ऑफ, तो फिर वहाँ से क्या होता है, डैम से थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा जाता है। तो रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स, जब डैम से पानी छोड़ा जाता है ड्यूरिंग हैवी रेन्स, एग्रावेटेड द फ्लड सिचुएशन, फिर वो क्या कर देता है, वो फ्लड सिचुएशन को और ज़्यादा उत्तेजित कर देता है। एग्रावेटेड मतलब होता है तेज कर देना, बहाव तेज कर, इसकी चीज़ों को उत्तेजित कर देना या उसमें बढ़ा देना, है ना। तो जब जो वहाँ का जो पानी रिलीज होता है फिर वो क्या कर देता है, फ्लड सिचुएशन को और एग्रावेट कर देता है। डैश महाराष्ट्र, कहाँ की बात हो रही है, महाराष्ट्र की। तो थ्रू महाराष्ट्र या इन महाराष्ट्र या अमंग महाराष्ट्र, भाई देखो जगह है, महाराष्ट्र एक बड़ा, महाराष्ट्र और दो चीज़ें हैं, देखो महाराष्ट्र भी है गुजरात, दोनों क्या है, बड़े स्थान है। तो यहाँ बड़े स्थान के लिए हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, इन। स्मॉल प्लेस के लिए क्या यूज़ करते हैं, एट। पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए एट, और एरिया के लिए इन। इन 2006 द फ्लड्स डैश, यहाँ पे इन हो जाएगा सी। अब इसमें देखो, द फ्लड्स डैश
नॉट ओनली लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट ऑल्सो कॉज्ड सॉइल इरोशन। देखो ये सब नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पे सॉइल इरोशन भी हुआ किसकी वजह से, फ्लड की वजह से, और प्रॉपर्टी भी क्या हुई, डैश हुई किसकी वजह से, फ्लड की वजह से, और लाइफ भी डैश हुई किसकी वजह से, फ्लड्स की वजह से। अब फ्लड की वजह से हुआ क्या सर, ये बताओ पहले। यहाँ 4 ऑप्शन है, क्या फ्लड डिवास्टेट करेगी, या स्मैश करेगी किसी चीज़ को, या डिवॉर्ड करेगी, या प्लंडर। अब इसमें कौन क्या पढ़ाएगा आपको, एक बात बता दूं कि इसमें कौन सा टीचर आपको क्या पढ़ाएगा, इसमें ऐसा क्या है। अब ये ज़्यादातर लोगों का गलत होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 ऐसी वर्ब लिखी हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं आता। मान लेते हैं 90% लोगों को नहीं आता है, या फ्रेशर्स को नहीं आता, अब उसका तो गलत होना ही होना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मतलब ये वोकैब का क्वेश्चन हो गया, आपको वोकैबलरी आनी चाहिए। फिर उनको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मैच करना भी आना चाहिए, कौन सी वर्ब कहाँ पे सेंस दे रही है। जैसे डिवास्टेट का मतलब होता है बर्बाद करना, बर्बाद करना, ठीक है, तबाह करना। स्मैश्ड होता है कूटना होता है एक तो, और एक होता है झटके से किसी चीज़ को ऐसे झटका देना, किसी चीज़ में स्मैश करना ऐसे करके, झटके से तोड़ना। एक होता है डिवॉर्ड का मतलब होता है निगलना, निगलना, खा जाना, निगल जाना। और प्लंडर होता है लूटना। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको फ्लड करती है, फ्लड क्या करेगी, निगलेगी तो है नहीं, लूटेगी तो है नहीं लोगों को या लाइफ को, स्मैश कूटेगी तो है नहीं, बर्बाद करेगी, तबाह करेगी। फ्लड क्या करती है, तबाह कर देती है। तो जो फ्लड्स हैं उन्होंने डिवास्टेट किया है ना सिर्फ लाइफ और प्रॉपर्टी को बट ऑल्सो सॉइल इरोशन। इससे सॉइल इरोशन भी हुआ है, मिट्टी का कटाव, मिट्टी जो होती है उसकी कटाव जो होता है ना, मिट्टी बह के चली जाती है, वहाँ गड्ढे हो जाते हैं। फिर सेंडिमेंटेशन डैश द प्लेन्स ऑफ शिल्ट अ नेचुरल फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित होना। अब देखिए जरा यहाँ पे ये क्यों आया, ठीक है, वंचित होना। जैसे मान लो जो सेंडिमेंटेशन थे डैश द प्लेन ऑफ शिल्ट, जितने भी पठार थे उनसे वंचित हो गया। सब चीज़ें मतलब जब कोई चीज़ चली जाती है, जैसे मान लो सॉइल इरोशन हो गया, मिट्टी का कटाव हो गया पानी की वजह से, तो वहाँ से जो पठार था, प्लेन जो था वो ख़त्म हो गया, उबड़ खाबड़ ज़मीन हो गई। तो उसको कहते हैं कि वो जो ज़मीन थी वो प्लेन से क्या हो गई, या प्लेन ऑफ शिल्ट, जो शिल्ट के प्लेन थे, पठार थे, वो सब क्या हो गए, खत्म हो गए, यानी कि वंचित हो गई। तो ये होता है सेंडिमेंटेशन जो थे वो क्या हो गए, वंचित हो गए। किससे, प्लेन से। अ नेचुरल फर्टिलाइजर, जो कि एक नेचुरल फर्टिलाइजर थे। नेचुरल फर्टिलाइजर मतलब जिससे नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता है, अपने आप फर्टिलाइजेशन होता है। उपजाऊ जमीन ही खत्म हो गई, सब बह गई पानी में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डिप्राइव हो जाएगा। डिस्ट्रॉय तो बर्बाद करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट बांटना, और डिसेबल होता है डिसेबल करना, मतलब अपाहिज करना। चलो, द भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसके ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा क्लोज टेस्ट बना रखा है। देखो, नो बकवास, सीधी सीधी मुद्दे की बात होती है। हमारे यहाँ किसी तरह की कोई बकवास होती ही नहीं है, सीधे सीधे कंटेंट पर डिस्कशन होगा, फालतूगिरी कुछ भी होगी नहीं, सिंपल, ठीक है ना, बस। द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स डैश इंडस्ट्रियल डिजास्टर। देखो, डिजास्टर कोई भी हो अच्छी तो नहीं होती, डिजास्टर का मतलब ही आपदा होता है। तो ये बुरी आपदा थी, वर्ल्ड की सबसे बुरी आपदा। कभी भी अगर किसी सेंटेंस में कोई एपोस्ट्रोफी है और उसके बाद कोई एडजेक्टिव आता है तो सुपरलेटिव डिग्री में लिखा जाता है। अब बैड की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है वर्स्ट। द भी लगा हुआ है, वर्ड्स नहीं, द तो नहीं आएगा क्योंकि एपोस्ट्रोफी के बाद में द नहीं आता। तो वर्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर, ये इंडस्ट्रियल डिजास्टर थी सबसे बड़ी भोपाल में। 42 टन्स ऑफ मिथाइल गैस थी, ठीक है, कितनी भाई, 42 टन, वो लीक हो गई, है ना। आइसोसिनेट डैश फ्रॉम द स्टील कंटेनर्स, स्टील के कंटेनर्स थे, उसमें से क्या हो गई, लीक हो गई भैया। मिथाइल क्या है, गैस, और गैस हमेशा क्या होती है, लीक होती है। तो कितनी भैया, 42 टन, वहाँ दूर दूर तक लोग मारे गए थे। रेलवे, एक मूवी बनी है, एक क्या बोलते सीरीज जिसका नाम है रेलवे मैन, आप वो देखिएगा, उसमें सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा कि भोपाल ट्रेजेडी में हुआ क्या था असल में। फ्रॉम द स्टील कंटेनर्स डैश द यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी जिसका नाम था, उसमें नाम मेंशन किया गया है बाकायदा, ठीक है।
हाँ, डैश द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी। तो कहाँ से हुआ था ये? एट होगा भाई, फैक्ट्री क्या है? एक पॉइंट ऑफ प्लेस है। क्या हो जाएगा? फैक्ट्री, जिस भी फैक्ट्री का नाम, ये यहाँ पे यूनियन कार्बाइड एक फैक्ट्री का नाम है, ये क्या है? एक नाम है, ठीक है, यूनियन कार्बाइड उसका नाम है उस फैक्ट्री का, ठीक है। तो वहाँ पर ये गैस लीक हुई थी, ठीक है, ये ट्रेजेडी हुई थी। तो यहाँ पे एट आ जाएगा क्योंकि एट आता है पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए। पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए क्या लगाते हैं मेरे भैया? एट लगाते हैं सिंपली। आगे आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे 24th में। एंड रिलीज्ड अ क्लाउड ऑफ डैश गैस, किस तरह की गैस थी वो? क्या मर्सीलेस या इनक्योरेबल, जिसको क्योर नहीं किया जा सकता? ऐसा नहीं था, क्योर किया जा सकता था बट उस टाइम पे रिसोर्सेज नहीं थे। डेथली, हाँ ऑब्वियसली ऐसी घातक गैस थी जिसको अगर किसी के फेफड़ों में चली जाए तो आदमी मरेगा, सीधे बचेगा नहीं, मरेगा। और मरे थे, खड़े खड़े लोग मरे थे वहाँ पे। तो डेथली गैस थी वो। आई लेफ्ट अ लेजेसी ऑफ इंस्टेंट एंड डैश डेथ, मैं वहाँ पे छोड़ आया, सॉरी मैं नहीं, आई नहीं है, इट है, इट मतलब ये जो डिजास्टर थी, ये जो आपदा थी, इसने वहाँ पे क्या छोड़ा था? लेजेसी, लेजेसी मतलब वसीयत। गैस तो खत्म हो गई लेकिन वसीयत में क्या छोड़ गई? बहुत सारी डेथ। क्या? एवर्टेड डेथ, इंस्टेंट एंड एवर्टेड डेथ, या मोमेंट्री डेथ, या डेफर्ड। डेफर्ड मतलब होता है, डेफर्ड का मतलब होता है एकदम स्थगित, एक तरीके से अलग होता है, मतलब छूटा हुआ। तो डेफर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। डेफर्ड मतलब होता है अलग, छूटा हुआ, ठीक है, स्थगित या फिर ऐसा होता है, ठीक है, छूटा हुआ कह सकते हैं, छूटा हुआ जो हमने छोड़ दिया। डेटर मतलब अलग, ठीक है, इसको कहते हैं डेफर्ड, सॉरी डेटर नहीं, डेफर। तो यहाँ पे आ जाएगा डेफर, डिटेन नहीं होगा, डेफर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25 क्वेश्चंस आपने यहाँ पे कंप्लीटली समझ लिया, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आता कभी? चलो आगे चलते हैं। एक और देखो इडियम, सॉरी एक और क्लोज टेस्ट है, इसके भी 5 क्वेश्चन देखो। इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है दैट डैश इन इंडिया, जो इंडिया में डैश होती है, क्या डेवलप होती है? भाई कोई भी लैंग्वेज जो डेवलप थोड़े ना होएगी, जो भी लैंग्वेज होती है वो ऑरिजिनेटेड होती है। ऑरिजिनेटेड मतलब जिसकी उत्पन्न, जो उत्पत्ति होती है उसको ऑरिजिनेटेड कहते हैं। ऑरिजिनेशन होता है ना, ऑरिजिनेट करना, किसी चीज़ को उत्पत्ति करना, वो होता है, तो ऑरिजिनेटेड होगा। ये इंग्लिश जो है वो ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो भारत में उत्पत्ति हुई है इसकी, नहीं, ऑरिजिनेटेड इन इंडिया। तो यहाँ पे होगा, डिराइव्ड नहीं होगा। क्रिएटेड तो बनाना होता है, डेवलप होता है आपका किसी भी चीज़ को विकसित करना, ठीक है ना, विकसित करना अलग चीज़ होती है, समझ गए? समझ गए? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। डिराइव्ड होता है किसी भी चीज़ का जो है प्राप्त करना होता है एक तरीके से, ठीक है, हाँ प्राप्त करना। बट इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन डैश कंट्री, इन द कंट्री, इन द कंट्री। द कंट्री क्यों आया सर बताओ? क्योंकि यहाँ पे एक कंट्री का नाम यहाँ पे लिया गया इंडिया, और ये जो कंट्री वर्ड है ये दोबारा से इंडिया के लिए इस्तेमाल हुआ है, मतलब नाउन के लिए दूसरा नाउन यूज किया गया है, कॉमन नाउन। ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है। तो कॉमनली अगर कॉमन नाउन को यूज करते हैं पहली बार तो कोई आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन जब दूसरी बार लगाते हैं उसी नाउन के लिए कॉमन नाउन, तो हम वहाँ पे द का यूज करते हैं। उस कंट्री में सबसे ज्यादा यूज की जाती है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे इंग्लिश यूज करी जाती है हमारे भारत में। ऑरिजिनेटेड नहीं हुई है इंडिया में लेकिन बोली जाती है इंग्लिश भारत में। इंडिया कम्स सेकंड इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज, दूसरे नंबर पे आता है भारत जिसमें सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। अमंग कंट्री होगा, विद कंट्री होगा, सॉरी विद मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स होगा, या अमंग होगा, या बाय होगा, या फ्रॉम होगा? ऑब्वियसली क्या होगा? विद होगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है इंडिया जो है सेकंड नंबर पे आता है जिसमें सबसे ज्यादा इंग्लिश स्पीकर्स हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विद हो जाएगा क्योंकि विद मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स, सबसे ज्यादा इंग्लिश स्पीकर्स कहाँ हैं? इंडिया में। एल्बिट नॉट एज द फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश इज मोर डैश देन, मोर कॉम्प्रिहेंसिव, मोर फ्रिक्वेंट, मोर प्रिवेलेंट, या मोर एक्सटेंडेड? बताओ क्या होना चाहिए? देन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज, मतलब भारत में और भी बहुत सारी जो है क्या है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उनमें से जो इंग्लिश है, इंग्लिश इज मोर डैश। बाकी की जो सिंगल लैंग्वेज, कोई भी एक सिंगल लैंग्वेज उठा लीजिए, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो,
है ना, या कुछ भी ले लीजिए, हिंदी संस्कृत जो भी, हिंदी से ज़्यादा और क्या हुई, हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। किसी भी एक लैंग्वेज को उठा लीजिए, उसके कंपैरिजन में इंग्लिश जो है ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? कॉम्प्रिहेंसिव नहीं, ऐसा नहीं है। समझने योग्य ऐसा नहीं है। फ्रिक्वेंट बार बार बोली जाने वाली नहीं। प्रिवेलेंट होता है। प्रिवेलेंट का मतलब होता है प्रचलित। प्रचलित मतलब ट्रेंड में। जैसे कि अगर आप भारत में देखोगे तो ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं शहर में। अब शहरी जनसंख्या ज़्यादा है हमारे देश में, सब जगह होती है, रूरल एरिया भी ज़्यादा है शायद, बट लोग ज़्यादातर जैसे पढ़े लिख के फिर वो इंग्लिश बोलते हैं। तो जो प्रचलित भाषाओं में से इंग्लिश ज़्यादा प्रचलित है ना। कहीं भी आप हिंदी वाले भी लोग जनरली इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। एक्सटेंड होता है बढ़ा हुआ, तो यहाँ पे प्रचलित होगा, ठीक है, चालू भाषा जो है ना। हाँ, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। इट हैज़ मैनेज्ड टू डैश द एंटायर वर्ल्ड। इट हैज़ मैनेज्ड, इसको मैनेज कर, ये मैनेज कर रखा है इसने, है ना। इट हैज़ मैनेज, इसने क्या कर रखा है? मैनेज कर लिया है। क्या? टू डैश, टू सैचुरेट, टू परसुएड, टू इन्वेड या टू परवेड द एंटायर वर्ल्ड। पूरे संसार को किस काम के लिए इन्होंने मेंटेन कर रखा है इस भाषा ने? बताओ, है? पूरे वर्ल्ड में इस भाषा ने क्या कर रखा है? सैचुरेट। देखो सैचुरेट का मतलब जानते क्या होता है? जैसे आपने फिल्टर में देखा होगा सैचुरेट, तो वहां पे एक डल सा फिल्टर आता है। किसी भी फोटो को जब आप एडिट करते हो तो सैचुरेशन आता है। सैचुरेट का मतलब होता है हल्का भीगा हुआ सा, गीला, हल्का सा गीला करना होता है इसका मतलब। परसुएड होता है किसी को मनाना, परसुएड होता है किसी को मनाना, ठीक है। इन्वेड होता है किसी में शामिल होना, और एक होता है परवेड। परवेड होता है किसी में घुसना, है ना। परवेड का मतलब ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परवेड। ये होता है घुसना, ठीक है। हाँ, घुसना, घुसना या एंटर करना कह सकते हो। यानी कि अगर आप एंटर करना चाहते हो, वर्ल्ड में कहीं पे भी जाना चाहते हो, तो आप इस लैंग्वेज के साथ जा सकते हैं। संसार में आप कहीं भी जाओगे, इंग्लिश आपको आनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। उससे क्या होता है? आपके लिए कन्वीनियंट हो जाती है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे परवेड हो जाएगा। पूरे संसार में कहीं भी जाने के लिए ये क्या कर लेती है? आपको मैनेज कर लेती है, ठीक है। आगे देखो, अगला एक और क्लोज टेस्ट देख लो भैया। क्वेश्चन नंबर 31। ऑल्दो अ वाइल्ड एलिफेंट, हालांकि एक जो वाइल्ड एलिफेंट होता है, जंगली एलिफेंट, चिन्नाथम्बी उसका नाम है, डिड नॉट ग्रो अप, अभी बड़ा नहीं हुआ था पूरी तरह से, एंटायरली इन द वाइल्ड, पूरे जंगल में ढंग से बड़ा नहीं हुआ था, बट छोटा बच्चा सा था। फॉर ओवर द लास्ट डैश, लास्ट समर, लास्ट एनुअल, लास्ट फेस्टिवल या लास्ट डेकाड, पिछले दशक की बात हो रही है। पिछले दशक में क्या हुआ? पूरे दशक में डेकाड, ही हैज़ हैड ईजी, ही हैज़ हैड ईजी डैश टू फूड, उसको मिल गया था, क्या मिल गया था? ईजी वे मिल गया था, ईजी एंट्री मिल गई थी, ईजी एक्सेस मिल गया था, या ईजी अप्रोच मिल गई थी। खाने के लिए एक्सेस होता है। मान लो सामने खाना रखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट नहीं खा सकते, उसके लिए परमिशन, पासेस, कुछ ना कुछ लगता है ना। ऐसे ही इसको कि कहीं पे खाना है तो उसको एक ऐसी तर्क या ऐसी पहुंच मिल गई जहां से वो खाना प्राप्त कर सकता था। तो एक्सेस होता है पहुंच, ठीक है, इसका मतलब होता है पहुंच। खाने की पहुंच उसको आसानी से मिल गई थी पिछले दशक में, ठीक है, ईजी एक्सेस टू फूड एट थड़ागम। ये क्या है? थड़ागम कोई जगह का नाम है, अ विलेज एक गांव का नाम है, थाड़ागम कुछ नाम है। अ विलेज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स, जो कि वेस्टर्न घाट से सराउंडेड था, पूरा घिरा हुआ था। कहाँ पे? नियर कोयम्बटूर, कोयम्बटूर है केरला के आसपास, कोयम्बटूर जगह का नाम है, ठीक है, साउथ में। ब्रिक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए? घाट्स नियर कोयम्बटूर, कोयम्बटूर के पास में एक जंगल था वहां पे। ब्रिक डैश टेम्पटेड हिम विद डैश ऑफ वाटर, ब्रिक ट्यूब। देखो ब्रिक के लिए जो ब्रिक होती है ना, ब्रिक होता है ईंट। अब ईंटों के लिए क्या होता है? ईंट का टब तो होता नहीं है, ईंटों का जार नहीं होता, ईंटों का स्टोर नहीं होता, ईंटों का क्लिंग्स होता है, सॉरी किल्न्स, किल्न होता है। किल्न मतलब भट्टा, ईंटों का जो भट्टे होते हैं ना, जहाँ पे ईंटें पकती हैं, उसको भट्टा बोलते हैं। किल्स मतलब हो जाएंगे भट्टे। ब्रिक किल्स टेम्पटेड हिम, टेम्पटेड का मतलब होता है आकर्षित करना, उसको आकर्षित करते थे विद डैश ऑफ वाटर एंड ही लव्ड द पाम। तो वहां पे क्या था? पानी की जरूरत पड़ती है भाई। भट्टे पे क्या होता है कि ईंटें बनाई जाती हैं, तो वहां पे पानी की बहुत जरूरत होती है मिट्टी को सानने के लिए, तो वहां पर पानी बहुत मिलता था, तो वो क्या है, उसको अट्रैक्ट करता था, लालच देता था ब्रिक किल्स जो थे, क्योंकि वहां पे क्या था? विद डैश ऑफ वाटर एंड लव्ड द पाम पिथ, वहाँ पे पाम पिथ भी उसको मिल जाते थे खाने के लिए, और वहाँ पे बहुत सारा पानी मिल जाता था। मच ऑफ नहीं होता, मच वाटर होता, ऑफ नहीं आएगा ना, मैं नहीं आएगा,
तो लॉर्ड ऑफ नहीं होता है, लॉट होता है एक बार को, तो प्लेंटी हो जाएगा, प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब बहुत सारा पानी वहां पे उसको मिल जाता था, ठीक है। ही लव्ड द पाम पिथ दैट वाज यूज्ड एज, और वहां पे एक पाम पिथ भी मिलता था, जो पाम पिथ होता है कूड़ा जैसा होता है ना, जैसे ईख गन्ने के जो ऊपर का जो पत्ते जैसे होते हैं, या जो मतलब खाने के लिए ऐसे कूड़ा जैसा होता है, सूखा कूड़ा टाइप, जिसको आग जलाने के लिए यूज़ करा जाता था। फॉडेड मैटर लॉग्स या फ्यूल, जिसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता था। भाई आग जलाने के लिए उसमें भट्टे में डाल देते थे तो आग लग जाती थी, जिससे क्या है ईंटें पक जाती थी बहुत अच्छे से आग से, ठीक है ना। हाँ, जिससे क्या होता था, ब्रिक्स को बैक किया जाता था, मतलब बैकिंग ब्रिक्स मतलब उनको पकाने के लिए, आग में ही तो पकाई जाती हैं ईंटें, तो फ्यूल की तरह उसको इस्तेमाल करते थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्लोज से देखो नेक्स्ट, ही रिमेंबर्स, कौन, ये भी उसी से बना हुआ है, एलिफेंट का ये उसी का दूसरा पार्ट है, ठीक है, इसी को आगे बढ़ा दिया। ही रिमेंबर्स द फर्स्ट टाइम ही शॉ, वो आज भी याद करता है क्या चीज, द फर्स्ट टाइम, पहली बार ही सॉ द एलिफेंट, उसने एलिफेंट को देखा। दिस वॉज इन 2007, 2007 की बात है, एट अ डैश कॉल्ड थम्बी, सॉरी थन्नी पराई किसी का नाम है, उस जगह का नाम है, जगह का नाम है क्योंकि एट लगा हुआ है 2017 में, 2007 में एट जगह के लिए आएगा, तो यहाँ पे जगह बताना है, प्लेस हो जाएगा, ना कि स्ट्रीट, शॉप, मार्केट। भाई मार्केट और शॉप में थोड़े ना हाथी घूमेंगे वो प्लेस जो है, उस प्लेस पर उसने पहली बार देखा था 2007 में, ठीक है। कॉल्ड थन्नी पराई, चिनाथम्बी वॉज डैश, चिनाथम्बी वॉज डैश, देख लेते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास। चिन्नाथम्बी क्या है, ये जानते हो ना कौन है थम्बी, ये हाथी का नाम है, एक बच्चे का, हाथी के बच्चे का। वॉज डैश वाटर ऑन हिमसेल्फ, क्या कर रहा था वो, पानी को रेन कर रहा था, बारिश तो अपने आप होती है, वो कैसे कर पाएगा। वेटिंग गीला करना हो सकता है, बट और भी एक और वर्ड है, स्पार्कलिंग तो चमकना होता है, और स्प्रिंकलिंग होता है भुरकना, छिड़कना। तो वो क्या कर रहा है, सूंड में पानी ले लेता है और अपने ऊपर डाल लेता है, इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंकलिंग कहते हैं, स्प्रिंकल करना, छिड़कना, पानी लिया अपने ऊपर डाल दिया, मजे ले रहा था, ठीक है। वॉज वाटर हिमसेल्फ एट अ वाटर बॉडी, एक वाटर बॉडी था वहाँ पे पास में, एक छोटा सा, कैसा भी हो सकता है वाटर बॉडी, चाहे वो तालाब जैसा हो, या झील जैसा हो, या गड्ढा जैसा हो, या झरना हो, कुछ भी हो सकता है, वहाँ से पानी लेके अपने ऊपर डाल रहा था, ठीक है। द डैश वॉज ग्रीन, क्या ग्रीन था भाई, लीफ या वाटर, वाटर होगा भाई, वाटर ही तो अपने ऊपर डाल रहा है तो वाटर ही होगा, वाटर वॉज ग्रीन, जो ग्रीन कलर का पानी था वो, ठीक है। नॉट द काइंड पीपल वुड ड्रिंक, नॉर्मल लोग उसको पी नहीं सकते, ठीक है, हाँ, बट वो इस काम में तो आ ही रहा है कि वो पानी को अपने ऊपर डाल रहा है। सेज अब्राहम, अब्राहम ने कहा कि उसको लोग पीते नहीं। आफ्टर नाइस शावर, उसने खूब सारा अपने ऊपर पानी डाल लिया। द एलिफेंट वॉकड, और वो चला गया, डैश टू अ रॉक, ओवर टू अ रॉक, एक पहाड़ के ऊपर चला गया। भाई किसी जगह को अगर आप क्रॉस करते हैं तो ओवर लगाते हैं, है ना, एक पहाड़ी के ऊपर चला गया तो ओवर मतलब ऊपर होके तो जाएगा, वो नीचे से घुस के जाएगा नहीं, तो ओवर प्रेपोजिशन यूज करेंगे, किसी चीज़ के ऊपर होके जाते हैं ना, तो वो होता है ओवर। ओवर टू अ रॉक, लिफ्टेड इट एंड ड्रैंक फ्रॉम अ डैश अंडर इट। वॉकड ओवर टू अ रॉक, लिफ्टेड इट, ठीक है, उठाया, एंड ड्रैंक फ्रॉम अ डैश, और उसने पानी पिया, कहाँ से पिया, पॉन्ड से, स्प्रिंग से, टैंक से, या टॉप से। देखो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं सर वहाँ पे तालाब भी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग का मतलब होता है झरना। अब सर झरने से पानी कैसे पिएगा, वहाँ पे पॉन्ड नहीं हो सकता क्या। देखो भाई यहाँ साफ साफ लिखा हुआ, वो पहाड़ के ऊपर चला गया, पहाड़ के ऊपर गया, पहले तो नहा लिया, पानी पीने के लिए पहाड़ के ऊपर चला गया, तो पहाड़ पे कहीं, भाई पहाड़ पे कोई तालाब नहीं होते, पहाड़ पे तालाब नहीं हो सकते, समझ रहे हो ना, तो ये गलत हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो पहाड़ पे तालाब नहीं होते, इसीलिए झरने से उसने पानी पिया, वहाँ तालाब जो नीचे था वहाँ से नहा लिया, और यहाँ से उसने पानी पी लिया। आगे देखो, एम आनंद कुमार साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एम आनंद कुमार। नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, उन्होंने क्या किया है, एक फाउंडेशन, मतलब वो फाउंडेशन तैयार करी उन्होंने, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन। सेज दैट, वो कहते हैं, मतलब ये कोई फाउंडेशन, उन्होंने कहा है दैट एलिफेंट्स आर इंजीनियर्स ऑफ द इकोसिस्टम। उन्होंने कहा है कि जो एलिफेंट होते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं इकोसिस्टम के, मतलब इंजीनियर मतलब इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं सिस्टमेटिकली।
ही एक्सप्लेन, उन्होंने ये भी चीज़ एक्सप्लेन की है, यानी कि वो ये भी एक्सप्लेन करते हैं, दे आर सीड डैश, वो कौन है, सीड डैश है, यानी कि यहाँ पे ये जो आर है वो लिंक वर्ब है और सीड जो है वो एडजेक्टिव है, नाउन को एडजेक्टिव बना लिया है। अब सीड क्या होता है, देखो जैसे कि अगर वो कुछ भी खाते हैं तो चलते चलते खाते हैं, मान लो उन्होंने गन्ना ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो चलते चलते खाते जाते हैं, वो क्या करते हैं फिर पूरे जंगल में सीड बोते हुए जाते हैं। तो वो सीड को क्या करते हैं, सीड कलेक्टर हैं या वो सीड मेकर हैं, मेकर तो नहीं हो सकते ना, कलेक्टर हो सकते, ईटर नहीं होते हैं, सीड्स को थोड़ा ना खाते हैं, वो डिस्पर्सर होते हैं। उनकी वजह से क्या होता है, जैसे वो चलते हैं ना तो पेड़ भी होते हैं, पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, वो टकराते हैं तो वहाँ से सीड्स झड़ते हैं, नीचे बिखर जाते हैं, फिर उससे क्या होते हैं, हरी हरी घास उपज आती है, छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, समझ रहे हो ना। तो वो सबसे बड़े जो है इंजीनियर हैं, मतलब वहाँ से निकल के जाते हैं, पेड़ पौधे हिलते हैं, वहाँ से सीड्स बिखर जाते हैं, तो वो डिस्पर्सर है, बिखेरने वाला, बिखेरने वाला, ठीक है ना, सीड डिस्पर्सर है ये, डिस्पर्सर्स सबसे अच्छे। फॉरेस्ट विदाउट डैश, जो फॉरेस्ट है विदाउट डैश हैव बीन ऑब्जर्व टू नॉट हैव यंग डैश, अगर इसमें एलिफेंट्स नहीं है, क्योंकि इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर की तो उपाधि दे रखी है वहाँ पे एलिफेंट्स को, यहाँ पे देखो एलिफेंट्स, तो एलिफेंट की बात हो रही है, बिना एलिफेंट्स के क्या नहीं हो सकता, आप एक फॉरेस्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते किस चीज़ के बिना, हैव बीन ऑब्जर्व्ड टू नॉट हैव, मतलब अगर वो नहीं होंगे तो आपका जो जंगल है वो कैसा दिखेगा, बिना घास का, क्योंकि वो सीड डिस्पर्सर है, सीड्स बो दे देते हैं, उससे क्या होता है, छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं जमीन पे। तो यंग मतलब छोटे छोटे डैश, छोटे छोटे क्या, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, ऑप्शन है यहाँ पे, एक तो सैपलिंग है, सीड्स है, स्पेसीज है और एलिफेंट्स है। एलिफेंट नहीं होगा, उनकी वजह से एलिफेंट पैदा नहीं होते हैं ज़मीन में, छोटे छोटे स्पेसीज तो प्रजाति होती हैं जो जीवों की होती हैं, वो भी नहीं होगा। सीड्स नहीं, सीड्स बोएंगे तो सीड्स निकलेंगे क्या, सैपलिंग्स होते हैं पौधे, घास, घास होती है ना, या छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं उनको कहते हैं सैपलिंग्स, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज, ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज डैश स्पेसीज डिस्पर्स, ऑल स्पेसीज, सर्टेन स्पेसीज, एवरी स्पेसीज या नो स्पेसीज डिस्पर्स सीड्स ओनली थ्रू एलिफेंट्स, क्योंकि ऐसा कब होता है कि कुछ ऐसी पेड़ पौधे होते हैं जिनके जो सीड्स हैं वो सिर्फ एलिफेंट ही बो सकते हैं, उन्हीं की वजह से होता है, पेड़ हिलेंगे या कुछ भी, कोई एक्स वाई जेड वहाँ पे कोई लॉजिक होगा। तो कुछ, अब देखो ज़्यादातर पूरे जंगल में घास फूस उगाने का ठेका उन्होंने नहीं ले रखा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ एलिफेंट्स की वजह से ही होती हैं, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पे पौधे नहीं निकलेंगे छोटे छोटे, क्योंकि वो सीड्स डिस्पर्सर्स हैं। तो कुछ ऐसे हैं, पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके बिना घास नहीं निकलेगी, कुछ घास होती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एलिफेंट्स की वजह से ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टेन मतलब कुछ, सर्टेन मतलब होता है कुछ, कुछ ऐसी स्पेसीज हैं, ठीक है, जो डिस्पर्स होती हैं सिर्फ किसके द्वारा, एलिफेंट्स के द्वारा, ठीक है। द एनिमल्स आर फेनोमिनल, मतलब एलिफेंट्स जो होते हैं या एनिमल जो होते हैं वो फेनोमिनल है, फेनोमिनल मतलब घटना जिनकी वजह से होती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं ना उनकी वजह से। एट डैश देमसेल्स, एट एक्सप्लेनिंग देमसेल्स, या अडप्टिंग या स्ट्रक्चरिंग या एक्सपेंडिंग, तो अडप्टिंग हो जाएगा अनुकूल होना, ये होता है अनुकूल होना, अडप्टिंग, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कि एक तरीके से जो एनिमल्स हैं वो फेनोमिनल होते हैं, अडप्टिंग मतलब चीज़ों के हिसाब से वो क्या करते हैं, अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं टू न्यू लॉजिकल कंडीशंस, अगर सॉरी इकोलॉजिकल, अगर इकोलॉजिकल कोई नई कंडीशन है जैसे बारिश हो रही तो अपने आप ढल जाते हैं, ऐसा नहीं है वो वरी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, ऐसा नहीं, वो अपने हिसाब से ढाल लेते हैं अपनी चीज़ों को, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है। टू शो न्यू इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड नेगोशिएटिंग अ प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम को नेगोशिएट कर लेते हैं। एक लास्ट क्लोज टेस्ट और बचा है, इसके भी 5 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मैरीन कंजर्वेशन सोसाइटी इज होस्टिंग द अंजरले टर्टल फेस्टिवल 2019, यहाँ पे आपको पता चल गया बात हो रही है टर्टल की, तो यहाँ पे एमिंग टू मेक मोर पीपल अवेयर अबाउट ऑलिव राइडली टर्टल्स, द सी टर्टल, ऑब्वियसली यहाँ पे सी टर्टल आएगा जब बात ही टर्टल की हो रही है, तो यहाँ पे भी टर्टल तो जानते हो ना कछुआ होता है। अब ये तो बहुत कितना सिंपल है, इसमें ना तो कोई रूल रटना,
ना कोई वोकैब याद करनी, बस इतना है कि ऊपर टाइटल की बात हो रही है, बस वही सेलेक्ट करना। अगर इतना भी नहीं हो पाया तो फिर भाई धिक्कार है तुम पे, समझ रहे हो। अगर इतना ऊपर से देख के नीचे टर्टल नहीं बात कर सकते, ऊपर टर्टल की बात हो रही है, नीचे ऑप्शन चूज नहीं करा जा रहा, तो फिर कैसे काम चलेगा। गेट देयर नेम्स फ्रॉम देयर ऑलिव कलर्ड डैश। ऑलिव कलर्ड क्या, ऑलिव कलर्ड, देखो गेट देयर नेम्स फ्रॉम देयर ऑलिव कलर्ड डैश, उनका नाम रखा जाता है ऑलिव कलर्ड डैश के बिहाफ पे। तो विंग्स, देखो जो कछुआ होते हैं, जो सी टर्टल्स होते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं, सी टर्टल्स कहाँ से निकलते हैं, उनका नाम रखा जाता है ऑलिव कलर डैश, सेल से। जो सेल होते हैं ना, सेल, शैल से ही निकलते हैं, वो सीप से ही निकलते हैं, ये होते हैं सेल, सीप होता है, इसको कहते हैं सीप। शंख होता है ना, शंख जैसा, पत्थर जैसा होता है, पत्थर का जो बना होता है, ठीक है, हाँ जी। तो उसमें से जो निकलते हैं ना ऑलिव कलर्ड सेल्स, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, बीक्स नहीं होगा। अब 10 सी डैश, हाँ ये हो गया, 17 हो गया, 18 में बताओ, सॉरी 47 हो गया, 48 में बताओ। दे ग्रो टू अबाउट 2 फीट, वो ग्रो कर जाते हैं कितने बड़े, 2 फीट तक के हो जाते हैं। इन डैश, इन क्या, इन लेंथ, इन वेट, भाई फीट लंबाई ही तो हो सकती है, वेट कैसे हो जाएगा, ग्रोथ कैसे हो जाएगा, डेप्थ कैसे हो जाएगा, सिर्फ लेंथ हो सकती है, ऑप्शन ए, ठीक है ना। 49 में बताओ क्या होगा। रिपोर्टेडली मैट एट अराउंड 1000 किलोमीटर फ्रॉम द अंजरले, अंजरले से 1000 किलोमीटर दूर। डैश दिस टर्टल कम टू द बीच टू ले डैश, है ना, फेस्टिवल, बीच, सैंड, या फिर देखो यहाँ पे दीज टर्टल, अंजरले बीच, अंजरले बीच ही की बात हो रही है, दीज टर्टल कम टू बीच टू ले, और यहाँ पे आगे, सॉरी यहाँ पे आगे भी बीच लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली अंजरले एक बीच ही है कि नहीं, अंजरले क्या हो जाएगा, बीच ही हो जाएगा। और कोई यहाँ पे क्लू देख लो मिल जाए तो, वैसे तो साफ साफ लिखा है आगे, और कहीं पे मिल जाए, अंजरले बीच ही है, क्योंकि आगे द बीच लगा हुआ है। देखो आप देखो साफ साफ यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है बीच से पहले, जब बीच से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है यानी कि इसका यूज़ पहले कहीं पे हुआ होगा और पहले कहीं पे नहीं हुआ पूरे पैसेज में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा आपको पहले। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा द अंजरले बीच, दिस टर्टल कम टू बीच टू ले डैश, टू ले वॉट, लेटने के लिए। यहाँ पे इतनी 1000 किलोमीटर दूर से आते हो यहाँ पे क्या करने के लिए, यंग वन या पेबल्स या सेल्स, टू ले डैश, टू ले अंडे देने के लिए, भैया अंडे देने के लिए आते हैं। ले का मतलब होता है अंडे देना, लेटना नहीं है, LAY होता है अंडे देना, एक वर्ब होती है अंडे देना, अंडे को गर्म करना, मुर्गी जो अंडे देती है उसको ले बोलते हैं, LAY, तो ऑब्वियसली एग होगा। वो 1000 किलोमीटर से आते हैं यहाँ पे अंडे देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुत लॉजिकल और अच्छा सा क्वेश्चन है, मतलब मज़ा आ गया कहने का। मुझे तो आ रहा है भाई, तुम्हें नहीं आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो आप मेरे जैसे हैं, नहीं आ रहा है तो मेहनत करो थोड़ा सा और रोजाना क्लास लिया करो, ठीक है। क्लास इज़ ओवर नाउ। अगर आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है तो 15 ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड बैच भी है अवेलेबल ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे। अगर आप गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं, मात्र 2 मिनट के अंदर मैं सबको समझा देता हूँ। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं अगर गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशली फॉर SSC सीजीएल 2024 या अदर कोई SSC एग्जाम, ठीक है। दिल्ली रह के पढ़ाई करने के लिए आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अंडर गाइडेंस पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ये आपके टेलीग्राम चैनल से जहाँ आपको PDF, देखो भाई ओपन स्टडी एप्लीकेशन, आप कमेंट करके जरूर बताया करो क्लास आपको कैसी लग रही है। दोस्तों को ये प्लेलिस्ट शेयर करो जिससे उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाए। अगर कोई डिमांड करता है, कोई ढूंढता है तो आप रेफर किया करो, ठीक है ना, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में एक और कुछ अच्छा से लेके। थैंक यू, बाय बाय।